क्रिस्टल के टूटने पर दक्ष के हाथ का निशान चमकता है और उसके कानों में एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है, आपने लेवल 5 के म्यूटेंट क्रिस्टल को खोल है। आपको एक लेवल 5 की म्यूटेंट तलवार मिलती है और एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर मिलता है। दक्ष ये इनाम सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि एक क्रिस्टल से एक ही हथियार मिलता है और कभी कभी ही उसमें से 2 हथियार भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना काफी कम होता है। फिर दक्ष की नजर उस तरफ जाती है जहां पर वो क्रिस्टल टूटा था। अब वहां पर 7 बिना रंग की गोलियां नजर आ रही थीं। दक्ष ने इन गोलियों के बारे में भी पढ़ा था। इन गोलियों को खाने से किसी की भी लेवल में अंक जुड़ सकते हैं। एक गोली 1 अंक बढ़ा देती है, लेकिन दक्ष अब इन सब के सामने वो गोलियां उठाकर नहीं खा सकता था। दक्ष कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसके सीने में एक जोर का दर्द हुआ। दक्ष ने देखा तो मुकेश सिंघल ने उनके सीने में एक मुक्का मार दिया था, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकेश सिंघल ऐसे दक्ष के सीने में मुक्का मार देगा। सबको तो यही लगा था कि वो पहले उससे वो हथियार लगा और फिर उसको मारेगा, लेकिन उसने अचानक ही दक्ष पर वार करना शुरू कर दिया। एक ही मुक्के में दक्ष की हालत खराब हो गई। जैसे ही मुकेश सिंघल दक्ष पर एक और वार करने वाला था, इतने में वहां पर निशिका चौधरी आ गई और उसने उसका मुक्का अपने एक हाथ से रोक दिया। सभी निशिका चौधरी की ताकत देखकर हैरान थे। वहीं पर विक्रम राठौर ने भी निशिका को ऐसे करते हुए देख लिया। विक्रम राठौर ने धीरे से कहा, अब ये यहां क्यों आ गई? फिर विक्रम राठौर जल्दी से उनके पास गया और मुकेश सिंघल को पीछे कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मुकेश सिंघल इस एक लड़के के लिए निशिता चौधरी से लड़े। अगर ऐसा होता तो मुकेश सिंघल बुरी तरह से हारता और हो भी सकता है वो मर जाता। लेकिन अभी विक्रम राठौर अपने नए आदमी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों की लड़ाई रोक दी। लड़ाई के रुकने के बाद निशिका चौधरी दक्ष को उठती है और उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो? दक्ष से कुछ कहा नहीं जाता। उसके मुंह से अभी भी हल्का हल्का खून आ रहा था और मुकेश सिंघल के चेहरे पर अभी भी एक भयंकर गुस्सा था। विक्रम राठौर इन सबको शांति से निपटना चाहते थे, इसलिए वो निशिका चौधरी से कहते हैं, अगर ये तुम्हारी टीम से है तो इसको कहो, इसको इस क्रिस्टल से जो कुछ भी मिला है वो हमको वापस कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। निशिका भी जानती थी कि दक्ष ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन दक्ष उसकी टीम से था भी नहीं। अभी तक दक्ष ने कोई भी टीम में शामिल होने की नहीं सोची थी, लेकिन फिर भी निशिका दक्ष से पूछती है, तुमको इस क्रिस्टल से क्या मिला? दक्ष एक पल के लिए सोचता है, मुझे इसमें से 2 चीज मिली है, एक वो तलवार और एक खंजर, लेकिन मैं वो किसी को देना नहीं चाहता। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार देगा। इसके एक ही मुक्के ने मेरी हालत खराब कर दी, इसलिए मुझे इन दोनों में से एक चीज तो इसको देनी होगी। अगर मैं इसको एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर देता हूं तो ये और भी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो खंजर ज्यादा काम का नहीं है। अगर उसका निशाना चूक गया तो ये खंजर बेकार है, इसलिए मैं ये खंजर इसको नहीं दे सकता। मुझे ये तलवार ही देनी होगी। दक्ष ये सब सोचने के बाद निशिका से कहता है, मुझे इस क्रिस्टल से एक तलवार मिली है और वो मैं इसको वापस कर दूंगा। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बस गलती से हो गया। दक्ष निशिका को सारी बात ऐसे बताता है जैसे इन सब में उसकी कोई गलती ही नहीं है, और निशिका भी उसकी बात मान जाती है। पहले निशिका दक्ष से वो तलवार वापस लेती है और उसके बाद निशिका विक्रम राठौर को तलवार दे देती है। तलवार लेने के बाद विक्रम राठौर मुकेश सिंघल को अपने साथ वहां से ले जाता है। जाने से पहले मुकेश सिंघल ने दक्ष को गुस्से से देखा है और वो गोलियां उठाकर विक्रम राठौर के साथ चला जाता है। जाते हुए मुकेश सिंघल मन ही मन दक्ष से बदला लेने की सोच लेता है। दक्ष खुश था क्योंकि उसको एक खंजर तो मिला। वो खंजर एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन दक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको एक ही बार में कोई अच्छी चीज मिल जाएगी। इसलिए दक्ष ने सोच लिया था कि जब तक ऐसी चीज ना आए उसके सामने जो उसके लिए जरूरी हो, तब तक वो उस खंजर का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर विक्की दक्ष के पास आता है और उससे कहता है, तूने ये क्या किया? तू जानता नहीं कि ये मुकेश सिंघल क्या चीज है?
ये तुझे बदला लेने की जरूर सोचेगा। तूने इस एक इनाम के चक्कर में दो दो ग्रुप से पंगा ले लिया है। मुकेश सिंघल से इनाम लेने की वजह से तीसरी ग्रुप में से हर कोई तुमसे नफरत करेगा और दूसरे ग्रुप के लीडर विक्रम राठौर के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो भी तुम पर निगरानी रखेंगे। दक्ष मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब तो यहां मेरे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में यहां पर मैं कैसे रह सकता हूं। अब जो कोई मुझे देखेगा मुझे मरने की सोचेगा। हालांकि मुझे जो इनाम चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर वो तलवार मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन इस खंजर से मैं केवल एक ही शिकार कर सकता हूं, और का भी पता नहीं हो या नहीं। फिर दक्ष विक्की से कहता है, सच में यार जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर विक्की उसकी बात को मान जाता है और उसको उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं इतने में निशिका चौधरी उनको रोकते हैं। निशिका कहती है, ये किस टीम से है? अगर अभी तक इसने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करो दो, और कल मुझे इससे मिलना है, तुम इसको अपने साथ मेरे ऑफिस में ले आना। निशिका चौधरी की बात सुनकर विक्की हैरान था, क्योंकि निशिका चौधरी जल्दी किसी से भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर विक्की ज्यादा नहीं सोचता है और हाँ मैं जवाब देता है, और कल दक्ष को उसके ऑफिस में लेकर आने की बोलकर दक्ष को वहां से ले जाता है। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। विक्की दक्ष का इलाज करने के बाद उसको उसके कमरे में छोड़ देता है और उसकी सलाह देता है कि अब जितना हो सके अपने कमरे में ही रहना जब तक ये मामला शांत नहीं हो सकता, और कल तुम निशिका चौधरी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तुम इसी एक ग्रुप में सुरक्षित रहोगे। इसके बाद विक्की वहां से चला जाता है और फिर दक्ष अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने नए मिले खंजर को बुलाता है। दक्ष के पास जो किताब थी उसकी वजह से उसको उन सब चीजों के बारे में पता चल गया था कि कैसे हथियार मिलते हैं और हम उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे दूसरों को दे सकते हैं और कैसे उनको बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दक्ष इस खंजर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि ये उसका पहला हथियार था जो उसको मिला था। दक्ष जब उस खंजर को बुला लेता है तब उसके हाथ में अचानक से एक लाल रंग का 25 सेंटीमीटर उसका एक छोटा सा खंजर आ जाता है, जिसकी धार इतनी तेज थी कि छूने से ही किसी का भी हाथ कट जाए। दक्ष कुछ बार खंजर को घुमाकर देखता है कि वो उसको चला सकता है या नहीं। कुछ देर ऐसे ही खंजर घूमने के बाद दक्ष समझ जाता है कि उसको खंजर चलाना नहीं आता, इसलिए वो खंजर कैसे चला सकते हैं ये सीखने की सोचता है और फिर उस खंजर को वापस अपने अंदर भेज देता है। जैसे ही दक्ष उस खंजर को वापस लेता है तो उसके हाथ का निशान चमक जाता है। अब तक दक्ष समझ गया था कि जब भी उसके पास कोई नई चीज आएगी तब उसके हाथ का निशान चमकने लगेगा, और जब भी वो किसी चीज को अपने अंदर से निकलेगा या वापस अपने अंदर रखेगा तब भी वो निशान चमकने लगेगा। दक्ष सोचता है कि जब कल विक्की उसे मिलने आएगा तब वो उससे पूछ लेगा कि कैसे वो हथियार चलाना सीख सकता है। ये सोचकर दक्ष आराम करने के लिए लेट जाता है और जल्दी ही उसको नींद भी आ जाती है। अगले दिन सुबह जब विक्की उसको लेने के लिए आता है तो दक्ष की नींद खुलती है। दक्ष देखता है कि वो आज फिर काफी देर तक सो रहा था। दक्ष विक्की से कहता है कि वो उसे 5 मिनट दे, वो अभी तैयार होकर आता है। इसके बाद विक्की बाहर ही दक्ष का इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर में दक्ष बाहर आ जाता है। दक्ष बाहर आते ही विक्की से कहता है, अब चलो भी, अब तुम्हें देर नहीं हो रही। ये बोलकर दक्ष हंसने लगता है। एक तो तुमने लेट कर दिया और ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो। अगर निशिका मैडम ने कुछ भी पूछा तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा और उनको बता दूंगा कि तुम कितनी देर तक सो रहे थे। विक्की दक्ष को कहता है और आगे की ओर चलने लगता है। दक्ष भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वैसे ये बताओ राघव कैसा है? दक्ष विक्की के पास आते हुए पूछता है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ दिनों तक उसे आराम करना होगा, इसलिए वो किसी भी शिकार पर नहीं जा सकता, विक्की कहता है और आगे चलता रहता है। राघव के बारे में जानने के बाद दक्ष के मन में एक सवाल और उठता है, तो दक्ष तुरंत ही उसका जवाब पाने के लिए विक्की से वो सवाल पूछ लेता है। दक्ष पूछता है, वैसे तुमने मुझे बताया था वो सोनिक पंच के बारे में, उसके बारे में तो मुझे कुछ और बता सकते हो क्या? विक्की दक्ष की ओर देखता है और कहता है,
ऐसी मार्शल आर्ट सीखना कोई आसान काम नहीं है और ऐसी मार्शल आर्ट कहीं पर भी नहीं मिलती है। और हमने भी बेसिक ही मार्शल आर्ट सीखी है। बाद में तुम भी वो सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितना वह सोनिक 5 थी। जैसे ही दक्ष और कुछ बोलने वाला होता है तो विक्की उसको चुप करती हुई कहता है, बस अभी और कोई सवाल नहीं, हम पहुंच गए हैं। फिर विक्की एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है और फिर अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। वो आवाज सुनते ही दक्ष समझ गया था कि वो आवाज किसकी थी। अंदर निशिका चौधरी बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी, लेकिन विक्की और दक्ष के आने के बाद निशिका ने वो काम करना बंद कर दिया और उन दोनों को अंदर आकर बैठने का इशारा कर दिया। दक्ष के बैठते ही निशिका चौधरी उसे पूछती है, तो बताओ दक्ष, तुमने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करने का सोचा है? मैं तुमको उसी ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगी। निशिका की बात सुनकर दक्ष सोचने लगता है कि क्या ठीक होगा, और फिर दक्ष बोलता है कि उसे उसी के ग्रुप में ज्वाइन होना है। ये सुनने के बाद निशिका कहती है, अच्छा फैसला लिया है तुमने। वैसे भी कल के बाद तुमने अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं, तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। निशिका की बात सुनकर दक्ष हाँ मैं सर हिलाता है और उसकी सारी बातें अच्छे से सुनने लगता है। निशिका आगे कहती है, अगर तुमको मेरी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इसके कुछ नियम है। अगर तुम वो नियम मान लोगे तो तुम इस ग्रुप में रह सकते हो। फिर दक्ष अपनी आंखें एक बार विक्की की ओर करता है और फिर निशिका की ओर देखते हुए कहता है, तो बताओ क्या नियम है? निशिका कहती है, कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हें मेरी हर बात मानी होगी और मैं तुमको जिस भी मिशन पर भेजूंगी तुमको जाना होगा, और जिस मिशन के लिए मना करूंगी तुमको वो छोड़ना भी होगा, और तुम बिना किसी बात के किसी से भी पंगा नहीं लगे। बाकी मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने पर तुम्हें हर किसी से सुरक्षा मिल जाएगी। विक्रम राठौड़ या बहादुर सिंह के ग्रुप में से कोई भी तुम पर हमला करने या और कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सुनकर दक्ष खुश होता है कि अब किसी से भी उसको डरना नहीं पड़ेगा। फिर दक्ष निशिका से कहता है, मुझे आपके सारे नियम मंजूर हैं और मैं वही करूंगा जो आप बोलोगी। दक्ष ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि अगर अगली बार वो कुछ भी गलत कर दे तो निशिका उसको बचाने के लिए आ जाए। वैसे तो दक्ष ने सोच लिया था कि वो जितनी जल्दी हो सके सबसे शक्तिशाली बनेगा, लेकिन ऐसा होने में अभी टाइम था, इसलिए वो अपने काम के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता था। दक्ष की बात सुनकर निशिका हाँ मैं जवाब देती है और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है और कहती है, इसको अच्छे से पढ़ के साइन कर दो। इसमें कुछ और भी नियम है जो मैंने अभी तक बताए नहीं, इसलिए अभी ही इसको अच्छे से पढ़ो और साइन करो, ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि तुमको ये तो बताया ही नहीं। फिर दक्ष वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओर करता है और उसको पढ़ने लगता है। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसके बाद उस पर साइन करके निशिका को दे देता है। फिर निशिका उसको लेकर अपने पास रख लेती है और उसकी एक कॉपी निकल के दक्ष को देती है। फिर निशिका कहती है, आगे जब भी कोई काम होगा तो तुमको बता दिया जाएगा। दक्ष और विक्की निशिका के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही विक्की कहता है, जो मैडम ने कहा वो याद रखना, किसी से कोई पंगा नहीं लेना है। दक्ष हाँ मैं सर हिलता है और विक्की के साथ वहां से जाने लगता है। चलते हुए दक्ष विक्की से पूछता है, वैसे यहां कोई है जो मुझे हथियार चलाना सीख सके? विक्की दक्ष को ऐसे देखता है कि जैसे पता नहीं दक्ष ने क्या ही बोल दिया हो। फिर दक्ष को इतना ही कहता है कि नहीं, ऐसा यहां कुछ नहीं है। यह सुनने के बाद दक्ष हैरान हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा था यह जगह सीखने के लिए है, फिर उसका क्या मतलब है? तो तुम सब किसी भी हथियार को चलना सीखते कैसे हो और उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हो जब कोई सीखने वाला ही नहीं है? मैंने ये कब कहा कि कोई सिखाने वाला नहीं है? पर हम उनसे नहीं सीख सकते, हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। खुद से जो मजबूत बनता है वो किसी के सिखाने से नहीं बन सकता, पहले हमें खुद से ही सीखना होता है। जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि किसी से लड़कर जीत सकते, फिर हमें किसी और से सीखने को मिलता है, विक्की कहता है। ये क्या बात हुई? अगर कोई पहले सिखाएगा ही नहीं तो कोई मजबूत कैसे बनेगा? दक्ष पूछता है। तुम अभी यहां पर नए आए हो, कुछ दोनों में सब समझ जाओगे, विक्की कहता है और आगे चलता रहता है। लेकिन मुझे सीखना है, मैं कैसे सीखूं? बिना किसी मदद के कैसे होगा? कुछ तो बताओ, दक्ष फिर से पूछता है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम वीआर गेम क्यों नहीं खेलते? उसमें तुम सब कुछ सीख सकते हो, मैंने भी उससे काफी कुछ सीखा है, विक्की बोलता है। दक्ष फिर से कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है, अब ये वीआर गेम क्या है? फिर विक्की दक्ष को बताता है कि वीआर गेम का मतलब वर्चुअल रियलिटी गेम है। इसमें हम बिना अपने आप को घायल किया कुछ भी सीख सकते हैं।
आओ तुमको मैं दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। दक्ष हाँ मैं सर हिलाता है और विक्की के साथ जाने लगता है। कुछ ही देर में दोनों एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते हैं। दक्ष देखा है कि वहां पर काफी सारी बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है। फिर विक्की काउंटर की ओर जाता है और अपने लिए और दक्ष के लिए खेलने के पास ले लेता है। विक्की एक पास दक्ष के हाथ पर रखता है और कहता है, इससे तुम 1 घंटे तक खेल सकते हो। अगर तुम्हें और खेलना हो तो तुम्हें फिर से पास खरीदना होगा। एक पास की कीमत RS100 है और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि यहां पर धरती के पैसे नहीं चलते हैं, इसलिए अच्छे से सोच समझकर पैसे खर्च करना जब भी तुम्हारे पास हो। वो दोनों एक मशीन के पास जाते हैं और पास जाने के बाद विक्की दक्ष से कहता है, जैसे तुम पृथ्वी पर गेम खेलते थे वैसे ही इसमें होगा। अपनी एक कोई भी आईडी बना लेना और फिर खेलना शुरू कर देना। लेकिन मुझे हथियार चलाना सीखना है। उसका क्या होगा? दक्ष पूछता है। इस गेम के अंदर ही तुमको हर तरह की हथियार मिल जाएंगे जिसको तुम चलाकर देख सकते हो कि कौन सा हथियार तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इतने ताकतवर हो कि कोई भी लड़ाई जीत लोगे, इसलिए तुम अभी के लिए AI के साथ खेल सकते हो। उसको तुम लेवल 1 पर कर देना ताकि तुमको सीखने में कोई दिक्कत ना हो, विक्की बताता है और दक्ष को अंदर जाने का इशारा कर देता है। जैसे ही दक्ष उस गेम के अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक छोटी सी मशीन के अंदर गया था, लेकिन अभी वो जहां पर था वो एक बड़ा सा खाली कमरा था जो कि पूरी तरह से सफेद रंग से बना हुआ था। दक्ष जब सब कुछ देख रहा होता है तब उसको एक आवाज आती है, अपनी ID रजिस्टर करें। और फिर दक्ष के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसे अपने लिए कोई नाम लिखना था ताकि वो उस नाम के साथ खेल सके। दक्ष सोचता है कि वो ऐसा क्या नाम रखे जो अच्छा हो। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष उस पर एक नाम लिख देता है जो देखने में काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि दक्ष ने अपना नाम इस गेम में लूजर रखा था। दक्ष ने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो बस सीखना चाहता था और वो अभी जानता था कि वो किसी से भी ताकतवर नहीं है, और वो जब तक ताकतवर नहीं हो जाता तब तक वो इसी नाम से काम चलाएगा जो कि उसकी असली पहचान है। इसलिए वो ये नाम लिखता है ताकि वो इस नाम को देखकर समझता रहे कि उसे और मजबूत बना होगा, और वैसे भी उसको नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाम लिखने के तुरंत बाद वो आवाज फिर से आती है। वो आवाज कहती है, रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, अब आप अपनी लेवल चुने। दक्ष विक्की की बात पर ध्यान नहीं देता और उस पर सबसे बड़ी लेवल कर देता है, और इसके बाद वो आवाज दक्ष से गेम शुरू करने के लिए पूछती है। दक्ष हाँ मैं जवाब देता है और फिर 10 से 1 तक की गिनती शुरू हो जाती है। दक्ष देखा है कि अब उसके सामने एक आदमी आ गया है जिसने काफी बड़े और अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। दक्ष चाहता था कि वो इस लड़ाई से कुछ तो सीख ले, लेकिन जैसा दक्ष सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। गिनती के खत्म होते ही दक्ष को हिलने का भी मौका नहीं मिलता और दक्ष की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसी के साथ दक्ष को वो आवाज फिर से आती है कि आप इस गेम को हार गए हैं। दक्ष हैरानी से देखा है कि उसके साथ क्या हुआ था। दक्ष ने उस आदमी को हिलते हुए भी नहीं देखा और उसने उसको हरा दिया, वो भी बिना कुछ किया। ऐसा करने पर दक्ष उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लग सकता था कि उसके सामने कौन था जिसने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। फिर दक्ष इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी लेवल को कम कर देता है, क्योंकि वो जान गया था कि बड़ी लेवल पर खेलने से उसे कोई फायदा नहीं होगा और वो ना ही कुछ सीख पाएगा। उसे छोटी लेवल से ही शुरू करना होगा, तभी उसके लिए अच्छा होगा। फिर दक्ष अगले मैच के लिए तैयार हो जाता है और इस बार दक्ष ने लेवल 1 पर ही खेलने की सोची थी। और इस बार दक्ष के सामने एक लड़की आती है जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा होता। दक्ष सोच लेता है कि वो इस बार कुछ तो करेगा ही। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। जैसे ही मैच शुरू होता है दक्ष लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं करती और दक्ष की तरफ देखती रहती है। वो लड़की दक्ष की ID देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसा नाम किसी का नहीं देखा था। वो लड़की नहीं जानती थी कि ये अपनी ताकत छुपा रहा है या नहीं, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेती और अपनी पूरी ताकत लगाकर दक्ष पर हमला कर देती है। दक्ष उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसके लिए बेकार था, क्योंकि वो लड़की कुछ ज्यादा ही तेज थी और देखते ही देखते उस लड़की ने हवा में उछालकर दक्ष के सर पर लात मार दी,
जिसे दक्ष की आधी हेल्थ खत्म हो गई। दक्ष उठकर लड़ने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन इतने में उस लड़की का एक और वार काफी था। इस गेम को खत्म करने के लिए गेम खत्म होते ही दक्ष तुरंत उसी सफेद कमरे में पहुंच गया जहां से उसने ये गेम शुरू किया था। इस बार दक्ष घुटनों पर बैठा हुआ था। उस सफेद कमरे में दक्ष खुद पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या मजाक है, मैं ना तो बड़ी लेवल वाले से लड़ सकता हूं और ना ही छोटी से, ऐसे में क्या फायदा इस गेम का। फिर दक्ष को याद आता है कि विक्की ने उसे क्या कहा था। दक्ष तुरंत ही खड़ा होता है और इस बार वो एआई से खेलने की सोच लेता है। वो एआई को लेवल 1 पर करके गेम को शुरू कर देता है। इस बार दक्ष के सामने एक रोबोट नजर आ रहा था। दक्ष उस पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट दक्ष के किए हर एक वार को रोक देता है। जब वो रोबोट दक्ष पर वार करता है तो दक्ष की थोड़ी ही हेल्थ कम होती है। इससे दक्ष समझ जाता है कि ये रोबोट इतना मजबूत नहीं है कि वो उसको आसानी से हरा सके। दक्ष इस बात से खुश था कि इस बार उसको कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये सोचकर दक्ष अपनी पूरी जान लगाकर लड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर लड़ने के बाद दक्ष की हेल्थ खत्म हो जाती है और वो वापस उसे सफेद कमरे में आ जाता है। लेकिन इस बार दक्ष निराश नहीं था, क्योंकि उसने रोबोट की भी 10% हेल्थ कम कर दी थी। दक्ष सोच लेता है कि कुछ टाइम में ही वो इससे तो लड़ना सीख जाएगा। इसके बाद दक्ष और कोई मैच नहीं खेलते, क्योंकि 1 घंटा पूरा होने में कुछ ही देर बची थी। इसलिए दक्ष वहां पर मौजूद हथियार देखना की सोचता है और फिर वह स्क्रीन वापस बुलाकर उस पर हथियार वाला ऑप्शन खोल देता है। ऐसा करते ही उन सफेद दीवारों पर काफी सारे हथियार नजर आने लगती है। दक्ष ने उतने हथियार तो कभी भी नहीं देखे थे। वहां पर ऐसे ऐसे हथियार रखे हुए थे जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। फिर दक्ष कुछ हथियार को उठाकर उनको चलाने की सोचता है, लेकिन वो उनको अच्छे से नहीं चला पाता। फिर दक्ष एक धनुष को उठता है और उस पर एक तीर लगाकर एक निशान लगाने की सोचकर वो चला देता है। लेकिन दक्ष का निशाना काफी खराब था, इसलिए दक्ष वो धनुष वापस रख देता है और फिर एक तलवार को उठकर घूमने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें भी उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको भी रखकर वहां पर खंजर ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे सबसे पहले खंजर चलना ही सीखना था ताकि वो अपने पास मौजूद खंजर का सही इस्तेमाल कर सके। कुछ देर देखने के बाद ही उसको वहां पर कुछ खंजर नजर आने लगते हैं। दक्ष उन खंजारों में से एक खंजर को उठता है जो उसके पास मौजूद खंजर के जितना ही बड़ा था। दक्ष उस खंजर को कुछ बार घूम कर देखा है। वो खंजर वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसने अपने खंजर को घुमाया था तब हुआ था। दक्ष उस खंजर को एक पुतले के सीने की ओर फेंकता है, लेकिन वो खंजर उसके सीने पर टकराकर नीचे गिर जाता है। दक्ष कुछ बार ऐसे ही करता है और एक बार वो खंजर उस पुतले के सर में लग जाता है। दक्ष इससे भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने अपना निशाना उसे पुतले के सीने को बनाया था, लेकिन उसका निशान तो उसके सर पर लगा। फिर दक्ष सोचता है कि उसे इस खंजर को तो चलाना सीखना ही होगा। अगर वो नहीं सीखेगा तो उसके पास मौजूद खंजर बेकार हो जाएगा। जिस खंजर के लिए उसने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, उसे उसके बदले कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। दक्ष कुछ बार और खंजर को चलाकर देखना चाहता था, लेकिन दक्ष को एक आवाज आती है जो उसको निराश कर देती है। वो आवाज कहती है, आपका समय पूरा हो गया, अगर आपको और खेलना है तो अपने पास के टाइम को ज्यादा करें। इसके बाद 10 से 1 तक की गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही गिनती खत्म होती है, दक्ष उसी मशीन के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वो था। दक्ष उस मशीन से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विक्की उसी के सामने खड़ा होकर उसी को देख रहा था। विक्की कहता है, तुम्हें ये ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, तुम अपनी हालत देखो, क्या हाल हो गया है तुम्हारा बस कुछ ही देर में ही। दक्ष अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से पसीने में लटपट नजर आ रहा था। हालांकि उसको उन मैच में से आने पर कोई चोट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसको अपने शरीर में काफी दर्द महसूस हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि वो काफी थक गया है और अब और नहीं खेल पाएगा। लेकिन जब वो उस गेम के अंदर था तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। दक्ष गहरी सांस लेते हुए विक्की से पूछता है, ये क्या हुआ, मेरे साथ में इतना कैसे थक गया। विक्की दक्ष को समझता है कि इस गेम को खेलने से हमें कोई चोट तो नहीं लगती, लेकिन हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता है कि हमने ये सब खुद किया है। इससे हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारी सहनशीलता बढ़ती है।
इसलिए भी तुम्हारा शरीर इतना थका हुआ महसूस कर है, क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे तुमको इसकी आदत हो जाएगी। मुझे ये गेम और खेलना है। दक्ष एक और लंबी सांस लेकर विक्की से कहता है, कोई बात नहीं, खेल लेना, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारी हालत काफी खराब हो गई है। अगर तुम इस गेम को ज्यादा खेलोगे तो तुम्हारे दिमाग और शरीर पर इसका गलत असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अंदर से घायल हो जाओ, इसलिए अभी के लिए तुम आराम करो, और चाहो तो हर रोज 1 घंटा खेलकर इसको सीख सकते हो। ऐसा करने पर तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा शरीर भी ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें खेलने के लिए पैसे कमाने की सोचनी होगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, और अभी तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अभी पैसे कैसे कमाओगे ये सोचो। यहां पैसे कमाने आसान नहीं है। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, पैसे मैं कमा लूंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम तो मिले जो मैं कर पाऊं। विक्की कहता है, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। निशिका मैडम तुम्हें जल्दी ही कोई मिशन पर भेजेगी, वहां पर तुम पैसे कमा पाओगे। अभी चलो यहां से चलते हैं, और तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। फिर दक्ष अपने कमरे में आ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसके लिए कोई मिशन आएगा, लेकिन 1 महीने के इंतजार के बाद भी उसे कोई मिशन नहीं मिलता। दक्ष 1 महीने में हर रोज VR गेम खेलने जाता था। दक्ष ने गेम खेलने के लिए विक्की से पैसे उधार लिए थे और कहा था जब भी उसको कोई मिशन मिलेगा तो वो उसको करके उसे उसके पैसे दे देगा। दक्ष VR गेम में हर रोज खंजर चलाने की प्रैक्टिस करता था, और अब काफी हद तक वो खंजर चलाना सीख भी गया था। इस 1 महीने में राघव भी ठीक होकर उनके पास वापस आ गया था। एक दिन दक्ष को पता चलता है कि निशिका चौधरी ने उसे एक मिशन पर भेजने की तैयारी की है। उसे काले तेंदुए के शिकार पर जाना है। इस मिशन में विक्की और राघव भी उसके साथ जाएंगे, इसलिए दक्ष अपने इस पहले मिले मिशन से काफी खुश था। जब तीनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तब राघव कहता है, मैं अभी ही ठीक होकर वापस आया और आते ही मुझे देखो नया मिशन भी मिल गया। अब पता नहीं वहां पर क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है काले तेंदुए काफी तेज होते हैं। दक्ष अपनी आंखें आधी बंद करके कहता है, ऐसा क्या है उस तेंदुए में जो उसका शिकार करना इतनी मुश्किल होगा? वो तो अब वहीं जाकर पता चलेगा कि वो कितने खतरनाक हैं या नहीं। अब जाकर तैयारी कर लेते हैं, पता नहीं वहां पर हमें और क्या क्या मिल जाए, राघव कहता है। और उसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सारा सामान पैक करने के बाद वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सभी इकट्ठे होने वाले थे इस मिशन में। निशिका चौधरी भी उनके साथ जाने वाली थी, इसलिए किसी को इस मिशन पर ज्यादा खतरा नहीं लग रहा था। सबके आने के बाद वे सब तुरंत ही अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। वो जगह काफी दूर थी, इसलिए वो सब जितनी जल्दी हो सके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां जाने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता है। वो सब एक रेगिस्तान में आ जाते हैं जहां दूर दूर तक रेत के अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आता। निशिका चौधरी की टीम में से एक आदमी कहता है, हम इतनी दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक हमें वो काला तेंदुआ नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या है? क्या वो यहाँ पर है भी या नहीं? हमें पक्की खबर मिली है कि उसे काले तेंदुए को यहीं पर देखा गया है, इसलिए वो यहीं कहीं होगा। निशिका चौधरी सबको बताती है और आगे चलना शुरू कर देती है। दक्ष अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे था। दक्ष सबसे तेज नहीं था, इसलिए वो राघव और विक्की को भी आगे जाने नहीं दे रहा था। वो बस आराम से उन दोनों से बातें करता हुआ चल रहा था। जैसे ही वो रेत के टीले से नीचे उतरते हैं तो उनके सामने एक भूरी मकड़ी आ जाती है जो कम से कम 2 मीटर बड़ी थी। निशिका सबको चिल्लाते हुए कहती है, यहां पर एक बीस्ट है, सावधान रहना और भी हो सकते हैं, इसलिए अपने हथियार निकाल लो। इसके बाद निशिका अपनी तलवार से उस मकड़ी के सर को 2 टुकड़े कर देती है। ऐसा करते ही वो मकड़ी तुरंत ही मर जाती है। वो मकड़ी लेवल 1 की प्राइम मकड़ी की थी, इसलिए वो इतनी मजबूत नहीं थी कि निशिका चौधरी का एक भी वार झेल सके। जैसे ही निशिका उस मकड़ी को मारती है, इतने में रेत में से कई सारी मकड़ियां बाहर आनी शुरू हो जाती है। वे मकड़ी 100 से भी ज्यादा थी, इसलिए सभी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दक्ष भी अपने दोनों हाथ आगे कर लेते हैं। फिर राघव दक्ष को वही भाला देता है जो उसने चमगादड़ों के शिकार के लिए उसकी पहली बार दिया था। दक्ष ने VR गेम में भाला चलना भी कुछ हद तक सीख लिया था।
और अब दक्ष उन मकड़ियों से डर भी नहीं रहा था, क्योंकि निशिका चौधरी ने सबको पहले ही बता दिया था कि ये सब मकड़ियां लेवल 1 पर ही है। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से सबको उनसे निपटने में काफी मुश्किल आ रही थी। राघव, विक्की और दक्ष एक साथ ही खड़े हुए थे। जो भी मकड़ी उनके पास आती तो उन तीनों में से कोई न कोई आगे आकर उसको वहीं पर मार देता। इतने दिनों में दक्ष भी समझ गया था कि ये बीस्ट की तरह के एलियन है। अगर उनको वो सब नहीं मारेंगे तो वो उनको ही मार देंगे। इसलिए अब दक्ष को उन्हें मरने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। दक्ष ने 5 मकड़ी ही मारी थी, जबकि बाकी के ग्रुप में से सभी ने 10 से भी ज्यादा मकड़ियों को मार दिया था। और देखते ही देखते वहां पर मकड़ियों की लाशों का ढेर हो गया। उन सभी मकड़ियों के मरने के बाद सभी ने उनके क्रिस्टलों को निकाल लिया और उनकी लाशों को इकट्ठा कर लिया। अगर अभी हम वापस भी चलते हैं तब भी हमें इन मकड़ियों के कुछ ऐसे तो मिल ही जाएंगे जो कि हमारे लिए अभी के लिए काफी होगी। अब हमें वो काला तेंदुआ मिले या ना मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्की उन दोनों से कहता है। विक्की की बात सुनकर राघव उसको बताता है कि अगर वो काला तेंदुआ मिल जाता है तो अच्छा है, ये सब मिलकर उसको हराएंगे। हमें तो बस इनकी थोड़ी बहुत मदद करनी है। उस काले तेंदुए की वजह से हमें काफी बड़ा इनाम मिल सकता। ये जानने के बाद कि उस काले तेंदुए से उनका क्या क्या मिल सकता है, दक्ष खुश था और सोच रहा था कि तेंदुआ अब उनको जल्दी से मिल जाए। लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं। लगभग 15 दिन उस रेगिस्तान में घूमने के बाद भी उनको वो काला तेंदुआ नहीं मिलता। इन 15 दिनों में उन्होंने कुछ और शिकार कर लिए थे, लेकिन वो सभी या तो लेवल 1 के थे या लेवल 2 के थे। अब सभी की हिम्मत टूटने लगी थी कि उनको वो तेंदुआ मिल भी सकता है या नहीं। सभी वापस जाने की सोचने लगे। निशिका चौधरी ने भी सभी को वापस जाने की परमिशन दे दी और खुद भी उनके साथ वापस जाने लगी। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे तो उनके सामने 2 काली परछाई आ गई। जब सबने उन परछाइयों को देखा तो काफी लोग घबरा गए, क्योंकि वहां पर एक नहीं 2 काले तेंदुए आ गए थे जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। निशिका सबको बताती है कि इनको हराने में अपनी पूरी जी जान लगा देना, क्योंकि ये लेवल 5 के डेविल बीस्ट है। इनको हराना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद कि ये दोनों लेवल 5 के डेविल बीस्ट है, सब और घबराने लगे। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। तेंदुए के आते हैं सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि सबने सोचा था कि वहां पर एक ही होगा, लेकिन एक साथ 2 से लड़ना काफी मुश्किल होने वाला था। ये बात सब जानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक साथ उन दोनों से लड़े की सोचे भी। निशिका चौधरी भी सबको देखते ही समझ गई कि सभी डरे हुए हैं। सभी को हिम्मत देने के लिए निशिका ने कहा, तुम सब उस वाले तेंदुए को मारो, तब तक मैं इसको अकेले संभाल लूंगी। ये सुनते ही सभी हैरानी से निशिका को देखने लगे, क्योंकि एक डेविल बेस्ट से अकेले लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसमें उनकी जान भी जा सकती है। निशिका चौधरी उनकी लीडर थी, इसलिए वे उसकी बात मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए सब जल्दी से जल्दी एक तेंदुए की तरफ जाने लगे ताकि उसको मारकर निशिका की मदद की जा सके। निशिका भी दूसरे तेंदुए की ओर चली गई। दक्ष दोनों लड़ाइयों के बीच में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि उसको किसकी तरफ जाना चाहिए। निशिका को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर उस तेंदुए से अकेले नहीं लड़ पाएगी, और वहीं बाकी सब दूसरे तेंदुए को चारों ओर खड़े होकर उस पर हमला कर रहे थे। दक्ष ने निशिका की मदद करने का फैसला लिया और अपना भाला लेकर उस तेंदुए की ओर जाने लगा जहां निशिका उसे लड़ रही थी। जैसे ही निशिका दक्ष को अपने पास आते हुए देखते हैं तो वो उसको रोकने के लिए कहती है, रुक जाओ, अगर तुम इसके पास आए तो तुम एक ही वार में मारे जाओगे। लेकिन दक्ष उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना भाला जितनी तेजी से हो सके उसे पर मार देता है। दक्ष वो भाला फेंक कर मारता है। जैसे ही वो भाला उस तेंदुए से टकराता है तो 2 हिस्सों में टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस तेंदुए पर जरा भी असर नहीं पड़ता। वो वैसे ही निशिका से लड़ता रहता है जैसे पहले लड़ रहा था। ये देखकर दक्ष हैरान था कि उसके भाले ने उस पर जरा भी असर नहीं किया। फिर दक्ष अपने डेविल खंजर को चलाने की सोचता है, लेकिन तुरंत ही दक्ष अपना ये आइडिया रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने वो खंजर उसके पास देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये उसी क्रिस्टल से मिला होगा, और उसने उसको वापस नहीं किया। इसके बदले मुकेश सिंघल लेगा। फिर
दक्ष सोचता है कि अगर वो इस खंजर का इस्तेमाल भी कर ले तब भी ये पक्का नहीं है कि वो उस तेंदुए को मार सकता है, इसलिए वो अपना इकलौता खंजर खोना नहीं चाहता था। दक्ष इधर उधर देखता है ताकि उसकी कोई और हथियार मिल जाए, लेकिन इस वक्त सभी अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए थे और कोई भी दक्ष को हथियार नहीं दे सकता था। राघव और विक्की भी दक्ष से दूर थे, इसलिए वो उनसे भी हथियार नहीं ले सकता था। इसलिए दक्ष ने फैसला लिया कि वो बिना हथियार के ही उनसे लड़ने की कोशिश करेगा। दक्ष ने सोच लिया था कि वो उस तेंदुए पर पत्थर उठाकर मारेगा, लेकिन जैसे ही दक्ष कोई पत्थर ढूंढने लगता है तो उसे वहां कोई पत्थर नहीं मिलता। हर तरफ रेत ही रेत और कांटेदार झाड़ियां थीं। दक्ष को ऐसा करते हुए देखा निशिका उसे तेंदुए को पीछे करती है और दक्ष की तरफ एक तलवार फेंकती। दक्ष वो तलवार जल्दी से उठा लेता है और उस तेंदुए पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही दक्ष 2 कदम आगे जाता है तो सबको एक खौफनाक चीख की आवाज आती है। वो खौफनाक आवाज आसमान में से आ रही थी। जब सबकी नजर ऊपर आसमान की ओर जाती है तो सब दंग हो जाते हैं, क्योंकि आसमान से एक 50 मीटर बड़ी चील उनकी ओर तेजी से आ रही थी। वो चील इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उन तक पहुंच जाती है। वो चील सबसे पहले निशिका चौधरी पर हमला करने के लिए जाने लगती है। उस लड़ाई के बीच में एक और बीस्ट के आने से सभी घबरा जाते हैं। उन तेंदुए की नजर भी अब घबराई हुई लग रही थी। वे तेंदुए अब किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जो भी निशिका के साथ आए थे वो भी अब वहां से पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो चील जैसा बीस्ट था ही इतना बड़ा कि कोई भी डर जाए। वो चील तेजी से निशिका की ओर जाने लगी, जैसे कि वो निशिका पर हमला करने वाली थी। इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको उस चील से बचा लिया। जब सबने देखा कि वो कौन था तो सबकी नजर दक्ष पर पड़ी, जिसने एक हाथ से निशिका का हाथ था और दूसरे हाथ से वो तलवार थी। दक्ष निशिका को पीछे करता है और खुद तेजी से उस चील के सामने चला जाता है। दक्ष वो तलवार उस चील की गर्दन पर मरने की सोचता है। दक्ष एकदम से तैयार था कि जैसे कि वो चील उसके पास आएगी वो उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देगा। वो तलवार उस पर कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि वो बस लेवल 2 की म्यूटेंट तलवार ही है, इसलिए उसके सामने से हट जाओ, निशिका घबराई हुई आवाज में कहती है। दक्ष ये जाने के बाद भी उस चील के सामने से नहीं हटता। उस चील की नजर अब दक्ष पर पड़ गई थी। फिर वो चील तेजी से दक्ष पर हमला करने के लिए आती है। उस चील को दक्ष की तरफ जाता हुआ देख राघव और विक्की दोनों की सांस रुक सी जाती है, लेकिन वो सब दक्ष से दूर थे, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वो चील जैसे ही दक्ष को पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे करती है, वैसे ही दक्ष अपनी पूरी जान लगाकर दूसरी तरफ कूद जाता है और वो चील अपने सामने आने वाले उस काले तेंदुए को पकड़ लेती है और तुरंत ही उसको 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। उसे तेंदुए को ऐसे मारता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं। वो सब उस चील की ताकत का अंदाजा भी नहीं लग पा रहे थे। फिर वो चल उस तेंदुए को वहीं छोड़कर वापस दक्ष की तरफ देखने लगती है और दक्ष दूसरे वाले तेंदुए को देखने लगता है, जैसे कि वो चील दक्ष की तरफ जाने लगती है। दक्ष भी अपनी पूरी जान लगाकर उसे तेंदुए की तरफ भागने लगता है। वो तेंदुआ अपनी तरफ आती हुई चील को देखने लगता है। उसे तेंदुए की नजर दक्ष की तरफ नहीं जाती, लेकिन उस चील की नजर बस दक्ष पर ही टिकी हुई थी। वो चील हमला करने के लिए अपने नुकीले पंजे आगे कर देती है। जब वह चील दक्ष को पकड़ने ही वाली होती है, तभी दक्ष फिर से दूसरी तरफ कूद जाता है और इस बार वह चील उस तेंदुए से टकरा जाती है। वो तेंदुआ अपने बचाव में चील पर हमला कर देता है। उस तेंदुए के हमले की वजह से उस चील की एक आंख से हल्का खून आने लगता है। वो चील एक खौफनाक आवाज निकलती है जो सबके कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। वो चील गुस्से में उस तेंदुए पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो तेंदुआ तुरंत ही मर जाता है। उस तेंदुए के मरने के बाद भी वो चील उस पर हमला करती रहती है। उस चील का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से निशिका सबको पीछे हटने के लिए कहती है। सभी उसकी बात मानकर तुरंत वहां से दूर होने लगते हैं, लेकिन वो चील सबको अपने से दूर जाता हुआ देख लेती है। वो चील फिर से निशिका की ओर जाने लगती है। ये देखकर दक्ष फिर से उसके सामने आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता। उस चील का पंजा दक्ष के एक हाथ में लग जाता है
जिससे उसके हाथ से खून आना शुरू हो जाता है और दक्ष के हाथ की तलवार भी नीचे गिर जाती है। फिर तुरंत ही निशिका सबको कहती है कि इस चील की एक आंख जख्मी हो गई है, सबके पास जो भी अच्छा हथियार है वो इसकी उस आंख पर मारो। निशिका की बात सुनते ही सभी अपने अपने हथियार निकालकर उस चील की आंख पर मरने लगते हैं। उस चील की आंखों से और भी ज्यादा खून आने लगता है। वो चील अपने सबसे पास में मौजूद लड़के यानी कि दक्ष की तरफ देखती है, जो अपने हाथ से निकलते हुए खून को रोक रहा था। वो चील तुरंत ही अपने पंखों को फड़फड़ाती है और दक्ष की तरफ तेजी से जाने लगती है। दक्ष को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वो चील तुरंत ही दक्ष को अपने पंजों में पकड़ लेती है और सबके देखते ही देखते हवा में उड़ना शुरू कर देती है। वो चील इतनी ऊपर चली जाती है कि किसी का भी हथियार उस तक नहीं पहुंच पाता। सभी बस उस चील को दक्ष को ले जाता हुआ देखते रहते हैं। उस चील के गायब होने के बाद एक आदमी कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? निशिका उसकी तरफ बिना देखे कहती है, हम दक्ष को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन उसको बचना मुमकिन नहीं है। वो चील उसको अपने साथ लेकर चली गई है और हमें यह भी नहीं पता कि वो चील कहां से आई थी। ऐसे में हम उस लड़के को नहीं ढूंढ सकते। वो आदमी फिर से कहता है। इस बार निशिका को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही उस आदमी से कहती है, अगर तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं उसको वापस लेकर आऊंगी। इतने में विक्की और राघव भी कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। दक्ष हमारा दोस्त था, हम उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमको क्या लगता है, क्या वो अभी तक जिंदा भी होगा? अभी तक तो उस चील ने उसको खा लिया होगा। वो आदमी कहता है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम सब वापस देव आश्रम चले जाओ और वहां जाने के बाद गुरुदेव को यहां पर जो भी हुआ वो सब बता देना, और ये जो भी हमने शिकार किए हैं उनको भी अपने साथ ले जाओ। हम बाद में देख लेंगे कि किसको क्या देना है। फिर निशिका अपने कुछ और आदमियों को भेज देती है और निशिका राघव और विक्की के साथ दक्ष को ढूंढने के लिए चली जाती है। निशिका अपने बाकी आदमियों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि सबको यही लगता था कि एक लड़के के लिए सबकी जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है। इसलिए निशिका भी उन सबको अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए निशिका ने राघव और विक्की को ही अपने साथ लिया, क्योंकि उनको दक्ष की चिंता थी और वो दक्ष को सच में ढूंढना चाहते थे। वे तीनों उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरह वो चील गई थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद विक्की निशिका से पूछता है कि क्या तुम इस जगह पर पहले भी आई हो? मैं यहाँ पहले तो नहीं आई, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में पता है। ये जगह पहाड़ी इलाका है और आगे जाकर बड़े बड़े पहाड़ शुरू हो जाएंगे। निशिका विक्की को बताती है, अगर उस चील ने दक्ष को किसी पहाड़ के ऊपर रखा होगा तब हम दक्ष को कैसे ढूंढेंगे? विक्की निशिका से पूछता है। इतने में राघव बीच में बोलता है, तुम शायद भूल गए हो कि मेरे पास सुनहरी चिड़िया है। उसके साथ मैं हवा में उड़ सकता हूँ और मैं उसकी मदद से उन पहाड़ों के ऊपर देख लूंगा कि उन पहाड़ों में से उस चील ने किस पर दक्ष को रखा है और फिर हम उसको बचा लेंगे। निशिका हैरानी से राघव की तरफ देख और कहती है, क्या तुम्हारे पास सच में सुनहरी चिड़िया है? निशिका राघव से ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसको आज तक कोई भी उड़ने वाली चीज नहीं मिली थी। उसने उड़ने वाली चीजों को ढूंढने के लिए काफी मेहनत थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उड़ने वाले जीव काम ही होते हैं जो अपनी सोल किसी को देते हैं। निशिका की बात सुनकर राघव कुछ नहीं कहता और तुरंत ही अपनी सुनहरी चिड़िया को बुलाकर उसको दिखाने लगता है। निशिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छी बात है कि हमें से किसी के पास तो उड़ने वाली सोल है, लेकिन वो चील भी इन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पर होगी। अगर उस चील ने तुम्हें हवा में देख लिया तो वो तुम पर हमला कर सकती है और हवा में उससे बचाना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं कि हवा में उस चील से पंगा लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी चिड़िया के साथ दूर से ही उन पहाड़ों पर नजर रखेगा और जैसे ही मुझे वो चील दिखेगी मैं तुम्हारे पास आकर बता दूंगा कि वो चील वहां पर है और फिर हम सब उस पहाड़ पर जाकर दक्ष को बचाएंगे। इस पर निशिका तुरंत ही हाँ भर देती है और फिर राघव अपनी चिड़िया पर बैठकर हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। निशिका और विक्की राघव को नीचे खड़े होकर देखते रहती है। राघव कुछ पहाड़ों पर घूम घूम कर देखता है कि कहीं पर उसको दक्ष नजर आता है या नहीं, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी ना तो उसको दक्ष दिखता है और ना ही वो चील।
इसीलिए राघव वापस नीचे आ जाता है और निशिका से कहता है, मैंने काफी जगह पर देख लिया, लेकिन मुझे वो चील कहीं नहीं देखी। अब हमें क्या करना चाहिए? हम और आगे चलते हैं, क्या पता आगे जाने पर हमें उस चील का घर मिल ही जाए, निशिका राघव को कहती है। और उसके बाद राघव अपनी चिड़िया को वापस अपने अंदर रखकर उन दोनों के साथ आगे जाने लगता है। काफी दूर जाने पर उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। बड़े बड़े पहाड़ों के आने के बाद राघव एक बार फिर अपनी चिड़िया पर बैठकर उन पहाड़ों के ऊपर दक्ष को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार भी उसको दक्ष कहीं नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव तक ये बात पहुंच जाती है कि दक्ष को एक चील ने उठा लिया है। ये सुनते ही गुरुदेव घबरा जाते हैं और उनको डांटने लगते हैं, जो उन्हें ये बात बताने आए थे। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम किसी का ध्यान रख नहीं सकते तो क्यों किसी को अपने साथ लेकर जाते हो? ये बोलकर गुरुदेव गुस्से में वहां से बाहर आ जाते हैं और कहीं पर जाने लगते हैं। एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा घोंसला बना हुआ था। उसके अंदर 3 पंछी के बच्चे किसी चीज पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वो पंछी के बच्चे उसी चील के थे जिसने दक्ष को उठाया था और वो बच्चे दक्ष पर ही हमला कर रहे थे। हालांकि दक्ष इस वक्त बेहोश था, लेकिन उन पंछियों के लगातार चोंच मरने की वजह से वो होश में आने लगा था। दक्ष जब अपनी आंखें खोलता है तो एकदम से घबरा कर पीछे हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के एकदम सामने 3 छोटे छोटे बच्चे उसी को देख रहे थे। दक्ष उनको दूर करता है और कहता है, ये कहां आ गया मैं? दक्ष का हाथ अभी भी जख्मी था और ना ही उसके पास कोई दवा थी जिससे वो अपने हाथ को ठीक कर सके। वही वो चील के बच्चे दक्ष को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनके सामने उनका कोई खिलौना हो। जब दक्ष इन बच्चों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा है तो वो कहता है, अरे छोटे प्यारे बच्चों, तुम सब मुझे खाने की सोच रहे हो। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। अपनी माँ से कहना कि अब तुम्हारे लिए कोई और अच्छा शिकार ले आए। इतनी बड़ी जगह में तुम्हारी माँ को मैं ही मिला अपने साथ लाने के लिए। उन बच्चों को दक्ष की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बस दक्ष को उसी तरह देख रहे थे जैसे पहले देख रहे थे। फिर दक्ष इधर उधर देखता है कि कहीं पर वो बड़ी चीज ना हो, लेकिन उसको वो चील कहीं पर भी नजर नहीं आती। इसलिए दक्ष चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो इन छोटे बच्चों से तो नहीं डरने वाला था। वो सभी छोटे बच्चे 2-2 मीटर के ही होंगे, इसलिए दक्ष को उनसे ज्यादा डर नहीं था। लेकिन वो तीनों बच्चे उसी खतरनाक चील के थे जिसने 2 डेविल तेंदुओं को एक ही वार में खत्म कर दिया था। इसलिए दक्ष उन बच्चों से दूर रहकर ही उनसे बात कर रहा था। इनकी मां मुझे यहां कहीं भी नजर नहीं आ रही है। शायद वो किसी और शिकार पर गई होगी। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। जब तक उनकी मां आती है मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। वैसे क्या मुझे इन बच्चों को मारना चाहिए इनके क्रिस्टल के लिए? वैसे तो बच्चों को मारना गलत बात है, इसीलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। अगर उनकी जगह उनकी मां होती तो और बात ही। दक्ष ये सोचते हुए उन बच्चों को देखा है। ये बात अलग थी कि दक्ष उन बच्चों को मारने की सोच भी लेता है, तब भी वो उनको नहीं मार सकता था, क्योंकि वो सभी डेविल चील के बच्चे थे। इसलिए उनका शरीर उतना ही मजबूत था जितना उनकी मां का था, और दक्ष के पास अपने एक खंजर की एक अलावा और कोई दूसरा हथियार भी नहीं था जिसे वो उन बच्चों को मार सके। इसलिए दक्ष ने वहां से जाने का ही फैसला लिया। जैसे ही दक्ष उन बच्चों से दूर जाने के लिए उस घोंसले से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो वापस फिसल कर नीचे आ जाता है, क्योंकि उस चील का घोंसला काफी बड़ा और ऊंचा था। इसलिए दक्ष को उस पर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो अपने एक हाथ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। दक्ष को ऊपर चढ़ता हुआ देख वो तीनों बच्चे दक्ष के पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच देते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखा दक्ष कहता है, गलत बात बच्चों, ऐसे किसी का पैर नहीं पड़ते। अगर मुझे चोट लग जाती तो? यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारी मां ने कि एक भागते हुए भोले भाले इंसान को ऐसे पकड़ो? दक्ष उनको अपनी स्टाइल में डालते हुए कहता है, और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे दक्ष की बात मान रहे हैं। दक्ष उनको शाबाशी देता है और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो तीनों बच्चों दक्ष के पैर को पकड़कर वापस नीचे खींच लेते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को ऐसा करने में मजा आ रहा था और दक्ष को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस घोंसले में उसको कितनी देर हो गई है
इसलिए उसे डर था कि कहीं वो चील वापस ना जाए। दक्ष उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहां से जाने दे, लेकिन वो बच्चों दक्ष की एक बात नहीं मानते। वो हर बार दक्ष को वापस नीचे खींच लेते हैं। लेकिन एक बात अलग थी, जब तक दक्ष घोंसले के अंदर था, जब तक कोई भी बच्चा उस पर हमला नहीं कर रहा था, जब भी वो उस घोंसले से बाहर जाने की कोशिश करता, तभी वो बच्चे उसे पकड़ने के लिए आगे आते थे। दक्ष वहीं नीचे बैठकर सोचता है कि वो कैसे यहां से बाहर निकले, लेकिन जब तक ये शैतान बच्चे यहां पर है, मैं यहां से बाहर निकल भी तो नहीं सकता। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं इन बच्चों के सामने से बाहर निकल भी जाऊं और ये बच्चे मुझे कुछ कर भी नहीं। दक्ष के पास समय काम था, इसलिए वो कुछ सोचने लगता है और फिर उसको एक आइडिया भी आ जाता है जिससे वो उस घोंसला से बाहर निकल सकता था। दक्ष खड़ा होकर उन बच्चों के गोल गोल चक्कर लगने लगता है और वो बच्चे भी फिर दक्ष के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। दक्ष एक दीवार पर थोड़ा चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है। वो बच्चे भी दक्ष के पीछे पीछे ऐसा ही करते हैं। दक्ष अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए देख खुश होता है और अब लगातार कई देर ऐसे ही घूमता रहता है। फिर दक्ष एक घोंसले की दीवार की तरफ जाता है और उससे थोड़ा ऊपर जाकर खुद ही फिसल जाता है। इस बार वो बच्चे दक्ष जैसा नहीं करते। ये देखकर दक्ष हैरान होता है कि अब वो बच्चे उसके साथ ऊपर जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। लेकिन दक्ष को उन बच्चों को बाहर निकलना भी नहीं चाहता था, उसको तो खुद ही ऐसा करना था। इसलिए वो कई बार ऊपर जाता है और खुद ही नीचे आ जाता। जब उन बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि अब दक्ष उस घोंसले से बाहर नहीं निकल सकता, तो वे तीनों आराम से बैठकर दक्ष को ऐसा करते हुए देखने लगते हैं। दक्ष उनको आराम से बैठा हुआ देख एक बार फिर इस तरह उसी घोंसले की दीवार की तरफ जाता है और इस बार वो फिसलता नहीं, वो सीधे घोंसला के ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस घोंसले के ऊपर जाता है तो उसकी चिक निकल जाती है, क्योंकि वो घोंसला पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था। दक्ष को उस घोंसले से नीचे देखने पर खाई के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। लग गया अब तो, या तो ये बच्चे मुझे खाएंगे या उनकी मां मुझे खा जाएगी, दक्ष ये खुद से कहता है। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष घबराने लगा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बड़ी चील कब यहां आ जाएगी, और वो घोंसला भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहां से उतरना दक्ष के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए दक्ष उन बच्चों के पास वापस जाता है और उनको डांटने लगता है। दक्ष कहता है, तुम सब अपनी मां को बोल नहीं सकते थे क्या कि कोई ऐसी जगह पर घोंसला ना बनाए जहां से उतना आसान ना हो। लेकिन उन बच्चों को दक्ष की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो दक्ष को ही देखे जा रहे थे। मैं भी किन से बात कर रहा हूं, इनको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मुझे ही यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, दक्ष उन बच्चों की तरफ देखते हुए सोचता है। वही एक तरफ गुरुदेव उस मशीन के पास जाते हैं जिससे वो बात किया करते थे। गुरुदेव उस मशीन को बताते हैं कि दक्ष को एक चील उठाकर ले गई है और हम उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये काफी गलत हुआ, दक्ष हमारी एक उम्मीद थी वो टूट गई। अब लगता नहीं है कि अभी तक वो जिंदा भी होगा। अगर उसके पास वो शक्तियां होती तो शायद वो बच जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। उस मशीन से शांत आवाज मैं कोई कहता है। ये सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं, हम उसे हमारी जिम्मेदारी पर लाई थी, ऐसे में हम उसे मरने नहीं दे सकते। मैं जानता हूं, लेकिन यहां पर हर रोज कितने लोग मरते होंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास एक और उम्मीद बाकी है। आप वीर की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, उसको कुछ हो गया तब शायद हम नहीं बच पाएंगे। ये तो हमें पहले ही पता था कि इन दोनों में से कोई एक ही आगे निकल पाएगा, उस मशीन कोई कहता है। और वो सुनने के बाद गुरुदेव उस मशीन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। गुरुदेव दक्ष को बचाना चाहते थे, इसलिए वो उस मशीन के सामने बोलते हैं, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं। वीर के साथ साथ दक्ष भी मेरी जिम्मेदारी है, और जितना वीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही दक्ष भी है। काफी देर तक उस मशीन से कोई आवाज नहीं आती। फिर जैसे ही गुरुदेव वहां से जाने लगते हैं तो वो मशीन उनके पीछे से बोलती है, तो ढूंढ लीजिए, दक्ष को अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हमारे पास वीर तो है ही। फिर गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। उस पहाड़ी इलाके में राघव अपनी चिड़िया पर घूम घूम कर थक गया था, लेकिन उसे दक्ष कहीं भी नजर नहीं आया।
अब तो विक्की की भी हिम्मत टूटने लगी थी। वो सब काफी देर से दक्ष को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको दक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। राघव एक बार फिर उन दोनों के पास आ जाता है। राघव कहता है, अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? इनमें से किसी भी पहाड़ पर ना तो वो चील है और ना ही दक्ष। ऐसे में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि उस चील ने हमारे दोस्त के साथ क्या किया है और वो उसको कहां पर लेकर गई होगी। तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगा ठीक होगा। हम 2 दिन और उसको ढूंढेंगे। अगर फिर भी हमें वो नहीं मिलता है तो हम वापस चलेंगे। निशिका उन दोनों की तरफ देखती हुई कहती है, दक्ष ने सबसे ज्यादा समय विक्की के साथ बिताया था, इसलिए विक्की को बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। मैंने अपनी टीम के साथ ये संदेश गुरुदेव तक पहुंचा दिया था कि दक्ष को मदद की जरूरत है, इसलिए गुरुदेव यहां पर हमारी मदद के लिए आते ही होंगे और जैसे ही वो आएंगे तो मुझे लगता है कि वो दक्ष को जरूर ढूंढ लेंगे। निशिका एक उम्मीद भरी आवाज में कहती है, वैसे तुम तो दक्ष के साथ ज्यादा देर तक भी नहीं रही हो, फिर तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रही हो? विक्की निशिका से पूछता है। उसने मेरी 2 बार जान बचाई है, जबकि न तो उसे ठीक से लड़ना आता है और ना ही उसके पास कोई हथियार है, फिर भी उसने मेरी जान बचाई और मेरी जान बचाने के लिए ही वो उस चील के सामने आया था। और अब जब तक मैं दक्ष को ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहां ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती हूं। अगर मैं यहां रुकी तो देव आश्रम में मेरी टीम को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम 2 दिन तक लगातार दक्ष को ढूंढेंगे, निशिका उन दोनों से कहती है। फिर विक्की निशिका से कुछ नहीं पूछता और चुपचाप आगे चलता रहता है। मुझे लगता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। उस तरफ यहाँ के सबसे बड़े और ऊंचे पहाड़ है। जहां तक मुझे लगता है कि उस चील ने अपना घर उन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पर बनाया होगा, निशिका उन दोनों से कहती है और आगे जाने लगती है। वो दोनों निशिका से कोई सवाल नहीं पूछते और चुपचाप उसके पीछे चले जाते हैं। दक्ष उस घोंसले में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने यहां से कैसे भी बाहर निकलेगा का फैसला कर लिया। लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसे ऐसा कोई तरीका नहीं मिला जिससे वो इस घोंसले से बाहर जा सके और ना ही वो उन बच्चों को कुछ कर सकता था। दक्ष एक बात से खुश था कि वो चील अभी तक वहां नहीं आई है, इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका है यहां से जिंदा बचकर जाने का। दक्ष उन बच्चों की तरफ देखता है जो इस वक्त सो रहे थे। अब इतना वक्त उनके साथ रहने के बाद दक्ष को उन बच्चों से कोई डर नहीं था, लेकिन उनकी मां से दक्ष को अभी भी डर लग रहा था। दक्ष एक बार फिर घोंसले के ऊपर जाता है और देखता है कि वो कहीं पर जा सकता है या नहीं, लेकिन इस बार भी उसको चारों तरफ खाई के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। दक्ष एक लंबी सांस लेता है और वापस नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद दक्ष उन सोते हुए बच्चों को देखा है। वो बच्चे भी अभी उड़ नहीं सकते थे। अगर वो उड़ पाती है तो दक्ष उन पर बैठकर वहां से चला जाता, लेकिन अभी दक्ष ऐसे नहीं कर सकता था। वो बच्चे दिखने में जरूर छोटे थे, लेकिन उनकी ताकत काफी ज्यादा थी। दक्ष चाहकर भी उनके साथ वो सब नहीं कर सकता था जो वो सोच रहा था, इसलिए दक्ष को यहां से बाहर निकलने का कोई और ही रास्ता सोचा था। लेकिन दक्ष को वहां पर कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था जिससे वो सुरक्षित उस घोंसले से बाहर जा सके और फिर अपने घर जा सके। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष ज्यादा देर उस घोंसले में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो बार बार उसे घोंसले से निकलने की कोशिश करता है। दक्ष को उस घोंसले के अंदर उस बड़ी चील के कुछ पंख नजर आते हैं जो देखने में काफी बड़े थे। पंखों को देखते ही दक्ष को एक आइडिया आ जाता है। फिर दक्ष एक पंख को उठकर वापस घोंसले के ऊपर चढ़ जाता है। दक्ष उस पंख को नीचे की ओर फेंक देता है। पंख को फेंकने के बाद दक्ष हैरान हो जाता है क्योंकि वो पंख धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, जैसे आमतौर पर बाकी पक्षियों के पंख हवा में धीरे धीरे आते हैं। एक बार फिर दक्ष नीचे जाकर कुछ पंख उठाकर उनको ऊपर ले आता है और उन पंखों को दोनों ओर से पकड़कर उन्हें घुमा देता है ताकि वो उसके लिए पैराशूट का काम करे। वैसे तो इस काम में काफी खतरा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए दक्ष उन बच्चों की तरफ देखकर बाएं करता है और नीचे कूद जाता है। दक्ष को घोंसले में काफी देर हो गई थी और उसे पता था कि वो चील कभी भी वहां आ सकती है,
इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना ही ठीक होगा। इसलिए दक्ष बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है। जैसा कि दक्ष ने सोचा था, वो पंख वैसे ही उसको धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर जाने लगता है। दक्ष अब भी काफी ऊंचाई पर था, इसलिए वो अंदाजा लगता है कि उसे इस स्पीड में नीचे जाने में काफी समय लग जाएगा। जब दक्ष खुश हो ही रहा होता है, इतने में वहां पर हल्की हल्की हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, जो उस पंख को आगे की ओर उड़ने लगती है। वो हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगती हैं, जिससे दक्ष तेजी से नीचे की बजाय वापस हवा में आगे की ओर जाने लगता है। दक्ष के हाथ भी दर्द होने लगे थे, क्योंकि उन पंखों को पकड़े रखना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अभी दक्ष उनको छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी आधे रास्ते में भी नहीं आया था और अभी वो गिरता है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। दक्ष पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हवा की वजह से उस घोंसले से काफी ज्यादा दूर आ गया है और अभी भी उस घोंसले से दूर ही जा रहा है। उसे पता नहीं था कि वो कहां पर जाकर रुकेगा, इसलिए दक्ष उन पंखों को कसकर पकड़ लेता है। लंबे समय तक उड़ने के बाद दक्ष खुद को कोसने लगा था कि क्यों उसने ये रास्ता चुना, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। अचानक से हवा का रुख और ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से दक्ष एक बड़े से काले पहाड़ की ओर जाने लगता है। दक्ष खुद को उस पहाड़ से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। दक्ष बस उस पहाड़ से टकराने ही वाला था, तभी दक्ष को वहां एक सुरंग नजर आती है, जो देखने में छोटी और गोल थी। दक्ष सोचता है, अगर मैं उस सुरंग के अंदर चला जाऊं तो शायद मैं सुरंग के रास्ते इस पहाड़ से नीचे उतर सकता हूं। लेकिन वो सुरंग नीचे की ओर थी और दक्ष पहाड़ के ऊपर ही टकराने वाला था। जैसे ही दक्ष टकराने वाला था, वो उन पंखों को छोड़ देता है और सीधा उस सुरंग की ओर जाने लगता है। जैसे ही दक्ष उस सुरंग के पास जाता है तो वो उस सुरंग को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर नीचे देखा है। नीचे देखने पर उसे गहरी खाई नजर आती है। वो सुरंग उस पहाड़ के बीच में थी, इसलिए दक्ष को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अगर वो